नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 258वीं क्लास है। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करी थी? ये सवाल आपसे दो तरीके से पूछा जाता है। या तो ये पूछेगा भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी, तब आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और अगर पूछेगा वैज्ञानिक दृष्टि से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन गणना किसने करी सबसे पहले, ये काम किया था VKRV राव ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आज़ादी से पहले भारत में 2 बार राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 से 1868 के दौरान। ये पहला प्रयास था। पहला वैज्ञानिक प्रयास जो किया वो VKRV राव ने किया था 1931 से 1932 के दौरान, ठीक है। अगला, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? सवाल बना है पेपर में, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी हो और निजी क्षेत्र भी हो, दोनों का मिश्रण हो, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र भी होगा, निजी क्षेत्र भी होगा, ये डिसाइड किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 के मध्य में चली। इस पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर ज्यादा फोकस था? उद्योगों के ऊपर ज्यादा फोकस था। और इसी के दौरान यह डिसाइड किया गया कि भारत में जब आर्थिक विकास यहाँ पे चल रहा है तो निजी क्षेत्र को भी मान्यता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल सरकार ही उद्यम लगाएगी, या ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ प्राइवेट ही होगा, पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, ठीक है। तो 2 सवाल पूछे जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कब से है? तो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वहां से। इकोनॉमिक्स की हमने कुछ क्लासेस कवर करी हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं अर्थशास्त्र के, मिश्रित अर्थव्यवस्था और दूसरी अर्थव्यवस्था, उनको कवर किया है। समाजवादी क्या होती है उनको कवर किया है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो हमारे दूसरे चैनल ट्रेंडिंग जीके पर बना हुआ है, ठीक है। अगला, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला इस्तेमाल कहां पर किया? इसके भी 2 सवाल बनते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। इसी सत्याग्रह आंदोलन के कारण पहली बार महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था 1908 में, ठीक है। भारत के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल कहां पे किया था? सत्याग्रह का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले चंपारण में किया था। तो अगर ओवरऑल पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका 1906 से 1908 के दौरान, यहीं पर वो सबसे पहले जेल भी गए सत्याग्रह के कारण। सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली? अगर ये नाम पूछा जाएगा तो एक नाम आपने ध्यान रखना है, हेनरी डेविड थोरो, इससे मिली थी, ठीक है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। पहला बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। असहयोग आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन 1922 में इस आंदोलन के दौरान हिंसा हो जाती है। यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक जगह है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस के साथ भीड़ की मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस चौकी को लोगों के द्वारा जला दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। क्या ये सही है? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में,
अहमदाबाद में उन्होंने अपने लिए सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करी। 1917 में इस आश्रम को साबरमती के तट पर ले जाया गया, जहां पर इसका नाम साबरमती आश्रम हुआ। उसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए, जहां पर अपना पहला सार्वजनिक भाषण उन्होंने दिया था। ठीक है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। चौरी चौरा कांड जब हुआ 1922 में, 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी चौरी चौरा कांड की। इसके लगभग एक हफ्ते के बाद यानी 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया था, और स्थगित करने के एक महीने बाद यानी 10 मार्च के करीब गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उनको दोषी माना गया और 6 साल की सजा उनको दी गई असंतोष भड़काने के जुर्म में। ठीक है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था 1922 में, न कि 1921 में। ये वाला आपका गलत है। ठीक है। यही आपका उत्तर है। अगला, सूची को सूची 2 से यहां पे मिलाना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए स्थान। नील की पौधे लगाने वाले का आंदोलन कहां पर हुआ था? नील जो खेती होती थी नील की, इसका विरोध हुआ था। यह हुआ था कहां पे? चंपारण में। महात्मा गांधी ने चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था भारत में। नील के किसान यहां पे काफी ज्यादा परेशान थे। नील की खेती जबरदस्ती उनसे करवाई जाती थी। इसी के विरुद्ध गांधी जी ने यह आंदोलन यहां पे किया था। इसके अलावा इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था उस समय चलती थी, 3 कटिया व्यवस्था। इसका संबंध भी किससे है? ये भी चंपारण सत्याग्रह से है। इसी प्रथा को गांधी जी ने यहाँ पे खत्म करवाया था। 3 कटिया प्रथा ये थी कि किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है। जिससे उनकी भूमि को काफी ज्यादा नुकसान होता था। तो ये तो सही है, पहले का हो जाएगा। 2, खेतिहर सत्याग्रह। जो खेतिहर सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, यह हुआ था खेड़ा के अंदर। इसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में यह आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने खेड़ा के अंदर कर नहीं आंदोलन यहां पे चलाया था। ठीक है। अगला है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। जो कपास मिल मजदूर थे, इनका सत्याग्रह कहां पर हुआ था? जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, अहमदाबाद में। तीसरे का हो जाएगा 1, दूसरे का क्या था? 3, तीसरे का 1। और असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण था चौरी चौरा कांड, यानी चौथे का होगा 4। 2, 3, 1, 4 आपका सही आंसर है जो यहां पर है। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल कहां पे किया? तो आप कहते हैं चंपारण में किया। ठीक है। यह हुआ था 1917 में। दूसरा सवाल बनेगा महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो पूर्ण रूप से पहला किसान आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है। इसके बाद सवाल बनेगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहां पर करी थी, किस आंदोलन के दौरान? तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह के दौरान उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। ठीक है। अगला, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? हिमालयी भूल उन्होंने चौरी चौरा कांड को कहा था। बेसिकली इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। महात्मा गांधी ने इसे हिमालयी भूल यहां पे कहा। हालांकि कई सारे जो दूसरे नेता थे, उन्होंने गांधी जी की आलोचना यहां पर करी आंदोलन को वापस लेने के लिए, और इसी क्रम में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आंदोलन को वापस लेने की जो घटना थी उसे महान भूल कहा। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। चौरी चौरा कांड को हिमालयी भूल गांधी जी ने कहा, और वापस लेने वाली बात को महान भूल ये कहा था अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है। अगला, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? देखिए, पूना समझौता जो था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। यह जो समझौता था यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह क्यों हुआ था? पूना समझौता या पूना पैक्ट हम जिसको कहते हैं, इसका होने का कारण था सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो ब्रिटिश पीएम था रैमजे मैकडॉनल्ड, वो कर चुका था। गोलमेज सम्मेलन उस समय चल रहे थे। गोलमेज सम्मेलन असफल हुए जा रहे थे, सेकंड वाला भी असफल हो गया था। 1932 में ही वह सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देता है। उसके तहत यह था कि अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था उसने बनानी थी, जैसे 1909 में मॉडल मिंटो के तहत मुस्लिमों के लिए किया गया था। गांधी जी 1932 में उस समय पुणे के यरवदा जेल में बंद थे। वहीं पर वे इस सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन की शुरुआत कर देते हैं।
20 सितंबर को उनका अनशन यहाँ पे शुरू होता है। बाद में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में समझौता होता है कि दलितों को, अनुसूचित जाति को जो सामान्य सीटें हैं उन्हीं में से उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। यही था पूना समझौता जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अगला सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। स्वदेशी सेवक होम यह कहां पर स्थापित किया गया था? जो स्वदेशी सेवक होम है इसकी स्थापना कहां पर होती है? इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। वैंकूवर या वैंकूवर इसको कहते हैं, कनाडा में है। तारकनाथ दास के द्वारा इसे बनाया गया था। पहले का यहां पर इसे ए करना, पहले का हो जाएगा ए। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस अमेरिका के सियाटल में बनाया गया था। दूसरे का हो जाएगा बी। युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम जो था इसे लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया सैन फ्रांसिस्को में। वहीं पर उनका जो अखबार भी था गदर वो आता था। ठीक है, तो युगांतर आश्रम कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को यानी सी। आईएनए या आज़ाद हिंद फौज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ये रंगून में बना था यानी म्यांमार में। तो ये हो जाएगा डी। ए बी सी डी आपका सही क्रम यहाँ पे होगा। कहाँ पर है ए बी सी डी? डी वाला इसका आंसर होगा, ए बी यहाँ पे सी होगा और यही आपका उत्तर है। ठीक है, अगला यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? यहां पे करना 2। जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऐसे सवाल आपसे बन जाते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, किन किन के मध्य में है। जो एक पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, काफी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, ये अलग करती है स्पेन और फ्रांस को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस किस के मध्य में यह सीमा बनाती है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य में बनाती है। ठीक है, अगला सारगेसो सागर एक हिस्सा है। सारगेसो सागर देखिए ये भी काफी ज्यादा चर्चित सागर है। एकमात्र ऐसा सागर है ये दुनिया का जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी इसमें भूमि कहीं पर भी नहीं है, किसी भी छोर से भूमि इससे नहीं लगती है। यह किस सागर के अंतर्गत या किस महासागर का हिस्सा है? जो सरगेसो सागर है आपका, यह अटलांटिक महासागर का है। और कौन सा वाला अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। बेसिकली जैसे ये मान लीजिए उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसी का एक छोटा सा इलाका है जिसे सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सागर के चारों ओर 4 अलग अलग प्रकार की जो गल्फ धाराएं हैं, समुद्री धाराएं हैं, जल धाराएं, वो बहती हैं यहाँ पे। इसी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मुलायम घास भी देखने को मिलती है और इसी विशेष क्षेत्र को सारगेसो सागर, उसी घास का नाम है सरगेसो, उसी के नाम पर इसे सरगेसो सागर कहते हैं। किसके मध्य में है? तो यह है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी। ध्यान रखेंगे, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है, जैसे यहां पर दोनों विकल्प दिए थे, ये एज इट इज एग्जाम के आपको ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं कि अटलांटिक में तो है कौन सा वाला, तो उत्तरी अटलांटिक को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये स्थित है। जो आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, ये कहां पर स्थित है? ये आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली जो आर्कटिक क्षेत्र होता है हमारा, यह उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, जबकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यह दक्षिण ध्रुव के नजदीक स्थित है। ठीक है, अगला निम्न में से किस भारतीय पर्वत श्रृंखला के 2 ढलानों पर असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यानी जैसे ये एक पर्वत श्रृंखला है तो इधर की साइड में अलग प्रकार की वनस्पति और इधर की साइड में अलग प्रकार की वनस्पति। कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जिसमें ऐसा पाया जाता है? आमतौर पे हमने देखा है कि अगर कोई पर्वत है तो दोनों साइड एक ही प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। भारत की यह जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है, काफी फेमस है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हमने मानसून वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जैसे आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहां से आपकी पश्चिमी घाट लगी हुई है, काफी ऊंची यहां पर ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो जब मानसून यहां से एंटर करता है तो इस वाले इलाके में तो वर्षा कर देता है, लेकिन इधर की साइड, पीछे की साइड वर्षा ज्यादा नहीं हो पाती। तो इस साइड की ओर आपके अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, दूसरी छोर आपके अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। बाकी पश्चिमी घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, भारत के पूर्वी तट के बारे में, पश्चिमी समुद्री तट के बारे में डिटेल से आप इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज से देख सकते हैं।
अगला, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है? जो अरावली है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। यह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? ये अवशिष्ट पर्वत है। ऐसे ही जो शिवालिक है हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है। इसे क्या कहते हैं? यह एक प्रकार की वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्ड माउंटेन है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, हिमालय का ही पार्ट। और हिमालय कैसा है हमारा? हिमालय एक वलित पर्वत होता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। अगला, संविधान निर्माताओं में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। यह आपका बिल्कुल सही है। संविधान सभा में केवल कांग्रेस के लोग थे ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे लेकिन संविधान सभा में शामिल थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व शामिल था। ये वाला भी बिल्कुल सही है। संविधान सभा में के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी, गलत हो जाएगा। अलग अलग विचारधारा के वहां पे लोग थे, समाजवाद भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, उदारवादी भी थे, कई सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोग उस सभा में मौजूद थे। तो तीसरा वाला आपका गलत है। महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे, उनका मार्गदर्शन जरूर था, उनकी विचारधारा जरूर थी। संविधान सभा में मौजूद यानी जो लोग थे वो गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रेरित थे, लेकिन महात्मा गांधी का डायरेक्ट कोई इंपॉर्टेंट भूमिका उसमें नहीं थी। उनके आदर्श जरूर थे लेकिन उनकी डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं थी। तो यहां पर तीसरा और चौथा गलत है। आपसे पूछा है कौन सा सही है? पहला और दूसरा आपका सही यहां पे होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लेखित है जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई। अब वो कौन सा शक शासक है या ये जो गिरनार अभिलेख है जिसे जूनागढ़ शिलालेख भी कहते हैं, ये किस राजा का है? ये एक शक राजा का है। इसी से हमें सुदर्शन झील का निर्माण कैसे हुआ, फिर जीर्णोद्धार इसका किसने करवाया, वो सारी जानकारियां मिलती हैं। यह शकों के एक सबसे शक्तिशाली राजा जिसने दूसरी शताब्दी में शासन किया, इसका नाम था रुद्रदमन प्रथम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसी का है गिरनार अभिलेख जो सुदर्शन झील से संबंधित है। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से किस राजवंश का शासक था? देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम जो था यह पल्लव वंश का राजा था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम के ही द्वारा महाबलीपुरम में जो हम रथ मंदिर देखते हैं, रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया आपसे पूछा जाता है। आप कहते हैं पल्लव शासकों ने। अगर एग्जैक्ट नाम पूछेगा किस पल्लव शासक ने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या माप कहते हैं? यानी कि जब हम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का इस्तेमाल या उसे जब निकालते हैं तो निवल खेती योग्य क्षेत्र यानी हमारे देश में कुल कितनी भूमि है जिस पर खेती होती है, उस आधार पे करते हैं, उसको कहा जाता है कार्य किया घनत्व। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर खेती योग्य भूमि में रहते हैं, इससे हमें वो पता चलता है। ठीक है, सकल घनत्व कब प्राप्त किया जाता है? जब कुल जनसंख्या को पूरा जो हमारा क्षेत्रफल है देश का उससे भाग कर दें तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी कि कितने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ऐसे ही कृषि घनत्व हमें तब मिलता है कि कुल कृषि योग्य भूमि में कितने लोग रहते हैं उससे। लेकिन अगर निवल खेती योग्य क्षेत्र से प्राप्त करना हो तो फिर उसे क्या कहा जाता है? कारकीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह भी पेपर में बना हुआ है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? कौन सा आर्टिकल है जो किसी भी धार्मिक शिक्षा को रोकता है किसी भी शिक्षण संस्थान में जो सरकार द्वारा चलते हैं या जो निजी संस्थान है? यह अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 28। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जिसे, देखिए सीमांत श्रमिक कौन सा है? हमने बेरोजगारी को लेकर के भी सवाल देखे हैं, कई बार देखे हैं। भारत में एक सीमांत दो प्रकार के श्रमिक यहां पे होते हैं, एक होता है मुख्य श्रमिक और एक होता है सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होता है जिसके पास 183 दिन से ज्यादा
काम हो 183 दिन यानी 6 महीने से ज़्यादा काम हो, और सीमांत श्रमिक वो होता है जिसके पास 183 दिन या 6 महीने से कम काम हो। आपसे सीमांत पूछा है तो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम अगर उसके पास काम है तो वो किस में आएगा? उस सीमांत श्रमिक में आएगा। कोई व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहा है अगर देश में, एक साल के अंदर, वो मुख्य श्रमिक में आएगा। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? अभी तक पूछा जाता था पुरुष साक्षरता बताइए, महिला बताइए, टोटल कितनी है वो बताइए। अब ऐसे सवाल भी बनने लगे हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इस सीरीज से आपको आइडिया भी होता है कि किस किस लेवल के, किस किस टाइप के आपसे नए सवाल अब बनते हैं। तो ये भी पूछा गया। पुरुष साक्षरता आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की पुरुष साक्षरता लगभग 82% थी। महिला साक्षरता लगभग कितनी परसेंट थी? 65% थी। ठीक है, पॉइंट में भी आगे थे लेकिन मोटा मोटा आपका इतना था, 82 पुरुष और 65 आपकी महिला। लगभग लगभग कितना बैठा यहाँ पे? 17% के करीब करीब अंतर यहाँ पे आया। 17 के सबसे नजदीक कौन सा है? 17 के सबसे नजदीक आपका ये है, ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे और इस टाइप से भी जनगणना के आंकड़ों को आपने नोट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे समझने का, इनको कंप्लीट करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।